नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी, हमारे साथ जुड़े हुए शिवम चौधरी। बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है, इस वक्त जयशंकर ने एक बहुत बड़ा घमासान शुरू कर दिया है। पूरी दुनिया ऑलरेडी उसके बारे में बात कर रही थी, पर सुगबुकाहट चल रही थी, जिसको उन्होंने अब एक बहुत बड़ी आवाज और मुहिम की तरह शुरू कर दिया है। हमारे साथ जुड़े हुए शिवम, आज हमारे पास 3 मुद्दे हैं, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों भारत और जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड है। शिवम, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो, द प्लेटफॉर्म इज योर्स। ठीक। जी, गायत्री जी नमस्कार, सभी दर्शकों को सलाम। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। जयशंकर जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जो उठाया है और उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले एक तरीके से कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय पटल पे उसे हाईलाइट किया था। वो था कि आज के समय में जो यूनाइटेड नेशंस है, जो कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है, बहुत उसका पूरी दुनिया में प्रभाव है, बहुत कुछ कहा जाता है उसके लिए, और एक उसे सिंबल के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता है कि देखिए कितनी बड़ी संस्था है, लेकिन उसकी क्या यूटिलिटी है आज के समय में। प्रधानमंत्री साफ साफ कई बार कह चुके हैं कि भैया कम से कम जो प्रारूप अब है यूनाइटेड नेशंस का, उसके साथ हम सहमत नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा कि पिछले 3 से 4 बार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएनजीए की बैठक में भी नहीं जा रहे। आप ये बताइए उस यूनाइटेड नेशंस का क्या औचित्य, क्या अस्तित्व है, जहां दुनिया की भारत में 6 में से 1 व्यक्ति दुनिया का भारत में रहता है, उसके लिए आप परमानेंट मेंबरशिप नहीं दे पा रहे हैं जिस यूनाइटेड नेशंस में। तो उस यूनाइटेड नेशंस का मतलब आप दुनिया की हर 1/6 आबादी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है वहां पर। आप ये मानकर चलिए उस यूनाइटेड नेशंस का क्या औचित्य है। उसी के ऊपर जयशंकर ने बहुत महत्वपूर्ण बयान दिया है कि वो यूनाइटेड नेशंस जहां पर यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर जब पहलगाम में अटैक होता है और जो आतंकवादी और जो देश ये हमला करता है उसे कंडेम करने से मना कर देता है, उसको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराने से मना कर देता है, तो उस यूनाइटेड नेशंस और परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल का क्या औचित्य है। जब परपिट्रेटर और विक्टिम दोनों को समकक्ष तौर पर उस यूनाइटेड नेशंस में नापा जाता है कि भारत और पाकिस्तान को समकक्ष रूप से रखा जाता है, तो उस यूनाइटेड नेशंस का क्या औचित्य रह जाता है। वो यूनाइटेड नेशंस जहां एक सेल्फ प्रोक्लेम डेजिग्नेटेड जो सेल्फ प्रोक्लेम टेररिस्ट है, उसके ऊपर जब सैंक्शंस लगाने की बात आती है, उसी यूनाइटेड नेशंस का परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल का एक मेंबर है, चाइना है, वो किस तरीके से उसमें अड़चन लगा देता है, तो क्या औचित्य रह गया उस यूनाइटेड नेशंस का। वो यूनाइटेड नेशंस जो आज तक ये तय नहीं कर पाया कि जो टेररिज्म है उसकी डेफिनेशन क्या है, तो क्या अस्तित्व है उस यूनाइटेड नेशंस का। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी यूनाइटेड नेशंस नहीं जा रहे हैं पिछले 2-3 साल से। इस बार भी सबने कहा मोदी जाएंगे, मैं पहले से ही कह रहा था मोदी नहीं जाएंगे। मोदी जब तक यूएनजीए की बैठक में नहीं जाएंगे, जब तक वहां से कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। आपको कम से कम हर कॉन्टिनेंट से एक देश को रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, और भारत से उसका रिप्रेजेंटेशन बनता है एशिया से, और आबादी के हिसाब से भी, इकोनॉमी के हिसाब से भी। अगर वो नहीं मिलता है तो हमारे लिए कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए जब G20 की बैठक भारत में होती है तो प्रधानमंत्री उसमें ग्लोबल साउथ को जोड़ते हैं, उसमें अफ्रीकन यूनियन को जोड़ते हैं। ये दिखाने का प्रयास है कि हम एक ऑल्टरनेट संस्था के तौर पर G20 को देख रहे हैं, जो यूएन का सब्स्टिट्यूट है, उसी तरीके से इसे आगे लेकर चल रहे हैं। और उसी चीज को अब जो जयशंकर है उन्होंने बेहतर तरीके से आगे रखा। तो कुल मिलाकर यही कहूंगा कि अब जो हम पढ़ते आते थे, बचपन से अब देख रहे थे यूनाइटेड नेशंस, और उसे एक मतलब बड़े दर्जे के तौर पर देखते थे, अब उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वो इजराइल में कुछ नहीं कर पा रहा, वो अफ्रीकन कंट्रीज में कुछ नहीं कर पा रहा, वो भारत पाकिस्तान के बीच में कुछ नहीं कर पा रहा, वो एक अमेरिका को नहीं रोक पाया इराक में घुसने से, अफगानिस्तान में घुसने से। तो कुल मिलाकर आज के समय में एक रिडंडेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस है, और उसी की तरफ जयशंकर इशारा कर रहे हैं। जी गायत्री। पर ये बातें तो सभी जानते थे, इसके बारे में आज तक कोई मुखर होकर नहीं बोला था, कोई मुखर होकर नहीं बोला था। आज भारत ने कैसे ये बोलना शुरू कर दिया। देखिए, वो जो संस्था है ना, वो वेस्ट द्वारा बनाई गई है अपने एजेंडा को चलाने के लिए। जब आपको छोटे छोटे देश हैं, कोई अफ्रीकन कंट्री है, कोई साउथ एशियन कंट्री है, कोई कहीं और बहुत साउथ की कोई कंट्री है, गरीब छोटे मोटे देश है, उन्हें फंसाना हो तो भैया उन्हें यूनाइटेड नेशंस भी याद आ जाएगा, उन्हें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी याद आ जाएगा, उन्हें आर्बिट्रेशन के सेंटर्स भी याद आ जाएंगे, उन्हें सब कुछ याद आ जाता है, और वहां पर उन देशों को, उन संस्थाओं को फंसाने का काम करते हैं। लेकिन जब अपनी बात करनी होती है तो वो जो एक तरीके से कह सकते हैं ना, उनकी दो मुहा चेहरा जो है, डबल फेस स्नेक जिसे कहते हैं, वो जिस तरीके से काम करते हैं उसे इंडिया एक्सपोज कर रहा है। क्योंकि इंडिया को एक तरीके से लीड लेनी है, ग्लोबल साउथ में इंडिया को लीड लेनी है, इंडिया को दिखाना है कि भैया जितने भी हिपोक्रेसी वाले संस्थान है ना, जो ये वेस्ट चला रहा है, अब चाइना अपने ऑल्टरनेट खड़ा करने लगा है या उनके ऊपर कब्जा करने लगा है। जैसे डब्ल्यूएचओ के ऊपर चाइना ने कब्जा कर लिया है, डब्ल्यूटीओ में बहुत हद तक चाइना का इन्फ्लुएंस है। तो ये सब जो संस्थाएं हैं, जो बड़े बड़े देश उनका इस्तेमाल कर रहे हैं,
भारत नहीं होने देगा। भारत उनके खिलाफ खुल के बोल रहा है, तो जो देश इसके विक्टिम होंगे वो भारत के साथ आके खड़े होंगे, वो भारत के लिए एक तरीके से पावर होगी। उसी को लेकर भारत अपने आप को एक अल्टरनेट लीडर के तौर पर प्रेजेंट कर रहा है जो इन संस्थाओं के मारे हैं। इसलिए भारत अब खुल के बोल रहा है, और वो हर चीज, वो हर हिपोक्रेसी को एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से लेकर विदेश मंत्री। इसलिए भारत में भी बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। और बल्कि जब ऑपरेशन सिंदूर और ये सब चल रहा था, यूनाइटेड नेशंस वालों को तो कश्मीर से उठा के बाहर भी फेंक दिया था। तो भैया तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं, तुम रिपोर्ट रिपोर्ट छापते रहते हो, भागो यहाँ से। अभी हमारा आपस का मामला चल रहा है, हम आपस में सुलझा लेंगे, तुम ना भागो यहाँ से। जी। कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिलायंस ने एक बहुत बड़ा सबूत दे दिया है अपनी देशभक्ति का, या फिर ये बोलूं कि मोदी जी के साथ खड़े होने का। जी जी देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप है उसके ऊपर बहुत दबाव था कि किस तरीके से जो रशिया है उसका जो ऑयल एक्सपोर्ट है उसको हैम्पर किया जाए। वो बहुत हद तक बच रहा था, क्योंकि उस तरीके, मैंने आपको पिछले शो में समझाया भी था कि इस तरीके से कैरेट और स्टिक वाली बात चल रही है। लालच दे रहा है पुतिन, और उस लालच में फंसता दिख रहा था। लेकिन गहरे राज्य का दबाव इस तरीके से था जिन्होंने पूरा का पूरा यूक्रेन और रशिया वाला युद्ध ऑर्केस्ट्रेट किया है कि नहीं भैया कुछ करना है। तो उसने क्या किया, रशिया की जो दो सबसे बड़ी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज है, रॉसनेट और ल्यूक ऑयल, ये रशिया के कुल क्रूड ऑयल का 50% एक्सपोर्ट करते हैं। इनके ऊपर सैंक्शंस कर दिया और कह दिया कि जो सेकेंडरी सैंक्शंस है वो इनके ऊपर लागू हो जाएंगे। जो कंपनीज इनसे खरीदेंगी, ये तो सैंक्शन है ही, अगर कोई कंपनी इनसे काम करती है तो वो भी सेकेंडरी सैंक्शन की जद में आ जाएगी। तो भारत में आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल और मैंगलोर रिफाइनरीज ये सब उससे खरीदती थी। साथ ही जो रिलायंस है वो बायर था, और बहुत सारी कंपनीज है रशिया में उनसे। तो रिलायंस ने साफ साफ कह दिया है कि जो सरकार की जो भी पॉलिसी होगी, जिस भी तरीके से अब ऑयल बाइंग भारत की तरफ से रशिया के साथ होगा, हम उसके साथ अपने आप को इनलाइन करते हैं। आपको ध्यान रखिएगा, रिलायंस का एक 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी रशियन कंपनीज के साथ है, जहां डिस्काउंट प्राइस पर रशियन क्रूड ऑयल रिलायंस को मिलता रहेगा। तो अमेरिकन सैंक्शंस की जद में ना आ जाए, और वो चाहता है कि भारत की जो पॉलिसीज हैं उसके साथ इनलाइन होकर वो चले। तो अब ये कहा जा रहा है कि इन दो कंपनियों से नहीं खरीदा जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत कुछ एक तरीके से घबराने की बात है, डरने की बात है। रशिया में 20 और तेल की कंपनियां हैं। रॉसनेट, लुकोइल पे सैंक्शन लगाना है, वो अंदर उनको बेच देंगी, ए कंपनी बी को बेच देगी और बी से हम खरीद लेंगे। बी तो सैंक्शन नहीं है ना। तो रिलायंस और जो जितने भी सरकारी कंपनीज हैं वो उसी तरीके से अपने ऑप्शंस को तलाश रही हैं कि भैया ठीक है, आपने इनके ऊपर सैंक्शन लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हम उन ऑल्टरनेट कंपनी से खरीद लेंगे जिन्हें रशिया के अंदर ये बेच देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। जो बहुत लोग घबरा रहे हैं कि रशिया से ड्राई अप हो जाएगा, 42% खरीदते थे अब 36% खरीद रहे हैं। पहली बात तो गायत्री जी, मैं आपके माध्यम से कहूंगा, जितनी भी खबरें अब तक ये चल रही हैं कि भारत तेल खरीदना कम कर रहा है, जितनी भी खबरें ये चल रही हैं कि टैरिफ 15% हो जाएगा, जब तक ये ऑफिशियली घोषित ना हो जाए तब तक आप इन्हें एक तरीके से रूमर ही मानकर चलिए। उसका एक कारण है, ये जानबूझ के ये खबरें इस तरीके से फ्लोट की जा रही हैं कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आ गए, अब वो रशिया से भी तेल नहीं खरीद रही हैं, और उसकी वजह से अब इनके ऊपर टैरिफ कम कर दिया गया है, जैसे ट्रंप ने कोई एहसान कर दिया। पहली बात तो अब तक किसी को पता नहीं है कि ट्रेड डील में अंदर बात क्या चल रही है, तो आप कैसे कह सकते हैं 15% होगा कि 20% होगा कि 25% होगा, कि तेल हम खरीदना बंद कर देंगे कि कम कर देंगे कि नहीं करेंगे, आप कैसे कह सकते हैं। रिलायंस ने सिर्फ इतना कहा है कि जो भी सरकारी पॉलिसी होगी हम उसके साथ इनलाइन है। वो ज्यादा खरीदने को कहेंगे हम ज्यादा खरीदेंगे, कम खरीदने को कहेंगे तो कम खरीदेंगे, ऑल्टरनेट कंपनी से खरीदने को कहेंगे तो वो खरीदेंगे। और ऑलरेडी एक मैप वायरल हो रहा है जिसमें दिखाई दे रहा है कि जो ब्लैक फ्लीट है रशिया की ऑयल की, वो किस तेजी से, मतलब कितने मल्टीपल टैंकर्स अभी इनलाइन है, मतलब रास्ते में है, उनकी जो फोटो आ रही है, जीपीएस लोकेशन आ रही है, साफ दिखाई दे रहा है कि कम से कम सैकड़ों की संख्या में भारत की तरफ आ रहे हैं। तो कम से कम अभी जो सैंक्शन 31 तारीख से लागू होंगे, 31 नवंबर से, भारत पे कम से कम अभी तो कोई फर्क नहीं है, भविष्य में क्या होगा, और वैसे भी फ्यूचर्स में जाके तेल खरीदा जाता है। आप अभी से नहीं कह सकते क्या होगा, जब रिजल्ट आएगा 2 महीने 4 महीने बाद, तब पता लगेगा कि हमने खरीदना कम किया है कि उतना ही है। और जब तक इन रूमर से भी हमें बचना चाहिए कि तेल कम खरीद रहे हैं, कि कितना परसेंट टैरिफ हो गया है, अभी थोड़ा सा रुकिए। एक तरीके से ये प्रेशर टेक्टिक है विपक्ष की तरफ से भी, ये दिखाने के लिए कि मोदी जो है, और आज ही कांग्रेस सुप्रिया सिंह कर रही है उसी नैरेटिव के साथ कि देखो जो मोदी है, हम पहले से कहते थे नरेंद्र सरेंडर सरेंडर कर दिया, रशिया से अब तेल नहीं खरीद रहा है, और पहले वही सुप्रिया सिंह कहती थी कि भारत को नुकसान हो रहा है तो आप रशिया से क्यों खरीद रहे हैं। तो ये डबल गेम खेल रहे हैं, थोड़ा सा रुकिए। हाँ, रिलायंस भारत में सबसे बड़ी रिफाइनरी चलाती है, दुनिया में सबसे बड़ी रिफाइनरी चलाती है,
उसने सिंपल किया, हमारे बिजनेस हित सरकार के हित से जुड़े हैं, हम उसी की तरीके से काम। जी बिल्कुल सही, क्योंकि उनको लग रहा था कि एक्चुअली बात क्या चल रही थी, पीछे से सुनने में ये आ रहा था कि या तो ये गवर्नमेंट वाली एजेंसी जो चल रही है उनसे ये लोग तेल कम खरीदवाएंगे, व्हिच वाज लिटरली इम्पॉसिबल, क्योंकि जयशंकर और मोदी जी, राजनाथ सिंह सभी ने ये लेवल, नाउ दिस इज गिविंग ग्लोबल सिग्नल्स कि आपने तेल खरीदना कम कर दिया, मतलब आप यूएस के प्रेशर में आ चुके हो। तो अगर उनसे नहीं डील कर पाएंगे तो हम प्राइवेट कंपनीज के साथ मैनेज कर लेंगे। So a statement coming from Reliance on this context, in this context, makes a huge difference कि the whole of the India stands united. ठीक है, आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, आपके डीप स्टेट सिटिंग्स और बाकी चीजें होंगी, पर जब घुटने टेक कर गूगल आ रहा है, जब घुटने टेक कर ब्लैंक स्टोन आ रहा है, तो आप लोग भी आएंगे। कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट एंड द वेरी देखिए, नेक्स्ट पॉइंट इज, देखिए मैं इसी में ये कह रहा हूँ कि अमेरिका ने जो सैंक्शन लगाया, दो कंपनी पे लगाया, उसने ये नहीं कहा कि रशियन तेल बैन है, सैंक्शन है, उसने कहा इन दो कंपनी का बैन है। भैया 18 और कंपनी है, उनसे खरीद लेंगे ना, तो कहीं कुछ नहीं होने वाला है। और वैसे भी फिजिबिलिटी नहीं है। $65 भैया, वो हमें $55 के आसपास दे रहा है, $50, हम $65 वाला अमेरिकन तेल क्यों खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे निश्चित तौर पर। हाँ, थोड़ा बहुत डाइवर्स कर सकते हैं, हो सकता है 42% से आकर हम 30% पे आ जाए, लेकिन तब भी एक बड़ी नीड, कम से कम फिलहाल निकट भविष्य में मैं रशिया से ही देखता हूँ। बहुत सारे ऐसे डीप स्टेट के हैंडल्स हैं ट्विटर पे, बड़े बड़े मारियो करके चलाता है वो, उसने तो कहा कि इंडिया की पाइपलाइंस ड्राई हो चुकी है रशियन ऑयल से। अरे साहब, पाइपलाइन से तो पहले तेल ही नहीं आता है, टैंकर से आता है। जी जी, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, क्योंकि बहुत कुछ इंडिया, पाकिस्तान, रशिया एकदम फास्ट फॉरवर्ड न्यूज मूव कर रही है। आज तालिबान ने एक और झटका दे दिया पाकिस्तान को। वो उन्होंने कसम खा रखी है कि ना तुम्हें अब हम जीने नहीं देंगे सर। ठीक है, आपने जितने सितम तुमने सितम। ढाने थे ढा चुके हो, अब हम तुम्हें नहीं जीने देंगे सनम। क्योंकि पिछले कुछ समय में अगर आपको याद हो, अफगानिस्तान के लोगों को किस तरीके से खदेड़ खदेड़ कर निकाला गया था। पाकिस्तान से गली मोहल्ले कूचों से महिलाएं बच्चे बिलख रहे थे, ट्रक्स और टेम्पूस के ऊपर कैसे उन्हें पैक कर दिया गया था जैसे वो इंसान नहीं हो, गाय भैंस बकरी हो। लिटरली दैट वाज द वे दे ट्रीटेड। तालिबान की बारी है, अब अफगानिस्तान की बारी है, निकल गया। जब उनका थोड़ा सा कमजोर वक्त था, आपने अपनी औकात दिखाती थी, तो अब तालिबान आपको चुन चुन कर जहां जहां वो चोट दे सकते हैं वो देने की तैयारी में है। जी शिवम। जी देखिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10-12 साल में अपना एक ब्लूप्रिंट तैयार किया ना, उसे बहुत दुनिया कॉपी कर रही है। हमने बताया कि चाइना को भी पीटा जा सकता है, कम से कम दबा उसके ऊपर प्रेशर बनाया जा सकता है, जवाब दिया जा सकता है। उसके बाद फिलीपीन से लेके वियतनाम से लेके जापान और साउथ कोरिया, हर कोई चाइना के खिलाफ खड़ा होता है। हमने बताया पाकिस्तान को कैसे पीटा जा सकता है, तो तालिबानियों ने कहा भैया बड़े भैया कर रहे हैं तो छोटे भैया भी कर सकते हैं। उन्होंने किस तरीके से जूते चप्पल बढ़िया तरीके से डूरन लाइन के ऊपर, खैर डूरन लाइन तो वो मानते ही नहीं है, जिस तरीके से उनके साथ कार्यक्रम किया, उनकी चौकियां तबाह कर दी, उनकी पतलूने और बंदूकें उठाकर ले गई, वो भी एक तरीके से भारत का ही टेम्पलेट सेट था। और एक और भारत का टेम्पलेट है IWT, इंडस वाटर ट्रीटी, भारत ने अबियंस में डाल दी। ऐसा है, बात ही नहीं करते हैं। और आप ये मान कर चलिए लगभग कैंसिल। भारत जिस तरीके से मल्टी 1,000 करोड़ प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहा है, नई डैम बना रहा है, आप ये मान कर चलिए अगले 10 साल में पानी सूख जाएगा पाकिस्तान का। वही अब अफगानिस्तान और तालिबान कर रहा है। एक नदी है कुनार नाम से, वो चित्राल डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान का, खैबर पख्तूनख्वा में, वहां से निकलती है, वो अफगानिस्तान में आती है, फिर दक्षिण में जाती है, काबुल नदी में मिलती है, और वो काबुल नदी वापस से पाकिस्तान में जाके इंडस वाटर में मिल जाती है। अब बांग्लादेश ये कह रहा है कि भैया जो लगभग 500 किलोमीटर की नदी है, इसमें जैसे ही पाकिस्तान में घुसने वाला होता है पानी, उससे पहले हम एक बड़ा बांध बनाएंगे, हम भी पाकिस्तान का पानी रोक देंगे। तो भैया ईस्टर्न फ्रंट पे तो आपका पानी रुक ही रहा था, अब वेस्टर्न फ्रंट पे भी आपका पानी रोक रही है, मतलब पानी दोनों तरफ से है और खून किसी तरफ से नहीं रुक रहा है। ये पाकिस्तान का अस्तित्व, और ये सच है आज के समय में। तो तालिबानियों ने भारत से सीखा कि भैया, अगर देखिए यही था ना पाकिस्तानी जिन्होंने कराची पोर्ट पे जब अफगानियों का सामान उतर रहा था, अफगानी मर्चेंट्स का, अफगानी बिजनेसमैन का, तो ये कह दिया था कि नहीं नहीं, यहाँ अब ना डिबोर्ड होगा और ना यहाँ से ऑन बोर्ड होगा कोई भी सामान अफगानियों का, यहाँ से कुछ नहीं जाएगा। चाबहार पे आपने सैंक्शन लगवाया ना अमेरिका के साथ मिलकर कि नहीं नहीं, यहाँ से भी रास्ता रोको, इनको एक तरीके से गला घोट दो, स्ट्रेंगुलेट कर दो पूरा आर्थिक रूप से। तो अफगानियों ने कहा अच्छा साहब इतनी, ठीक है हम तुम्हारा पानी रोकेंगे। अब वही पानी रोकने का काम अफगानी भी वेस्टर्न बॉर्डर पे करते नजर आ रहे हैं। अब पाकिस्तानी देखिए, अब पाकिस्तानियों के मन में क्या दिक्कत है ना, पाकिस्तानी क्या क्या नैरेटिव दे रहे हैं। अरे गजवाए हिंद का ख्वाब तो अफगानियों ने हमें दिखाया, हमें इन्होंने सिखाया कि भारत पे गजवाए हिंद करना है, और जब हम करने चले तो इन्होंने हमें ही पीट दिया। अपनी हर प्रॉब्लम का जो कारण है वो अफगानियों को बता रहे हैं।
कि हमें तो इनके साथ मिलकर हिंदुओं पे हमला करना था, इन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया। तो भैया जिनके भरोसे तुम बैठे थे ना, जिनके लोगों के नाम पर तुमने अपनी मिसाइलें रखी और जिनके भरोसे तुम गजवा हिंद करने जा रहे थे, वही लोग अब तुम्हारा पानी भी रोक रहे हैं, तुम्हारा खून भी बहा रहे हैं और तुम्हारी जो सीमाएं हैं उसे भी नहीं मानते हैं। तो ये साफ है कि पाकिस्तान एज ए स्टेट, आप बहुत लोग कहते हैं कि आज टूटा कल टूटा, टूटेगा, निश्चित टूटेगा, लेकिन एज अ फेल्ड स्टेट वो हो चुका है। उससे बेहतर स्थिति में आज अफगानिस्तान है। उसके पास वो लेवरेज है कि उनका पानी तक रोक सकता है। ये दिखाता है कि पाकिस्तान किस प्रिकेरियस सिचुएशन में आज के समय में है। जी गायत्री जी। अब ये पानी जो रोक दिया है, उसपे वो करेंगे क्या? वो पानी रोकने से तो काम चलेगा नहीं, उसके ऊपर उनको कुछ ना कुछ डेवलपमेंट वर्क करना पड़ेगा। पानी ऐसा तो नहीं है ना बह रहा है, आपने एक डैम मतलब एक लाइन बनाई और रुक गई। जी। हाँ, वो निश्चित तौर पर वह डैम बनेगा। और भैया भारत तो कहता ही है हम आपके डेवलपमेंट में आपके साथ हैं। आपको बांध बनाना, आपको सड़क बनानी, पार्लियामेंट बनानी है, आपको एयर डिफेंस सिस्टम बनाना है। अब तो कहा जा रहा है कि जो उनकी मिसाइलें पड़ी थी रशियन टाइप की, वो भी भारतीय इंजीनियरों ने जाके सही कर दी और वही जाकर फिर पाकिस्तान के ऊपर गिरी है। तो भैया भारत तो अफगानिस्तान को हर वो मदद कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, भारत ने ऑलरेडी अपनी एम्बेसी खोल ली है, कॉन्सुलेट को एम्बेसी का दर्जा अफगानिस्तान में दे दिया है। अभी एक कल या परसों की खबर है। और आपको एक और आपके चैनल के माध्यम से एक और प्रेडिक्शन कर देता हूँ। पहले तो की थी मोदी आसियान नहीं जा रहे, नहीं गए। एक और प्रेडिक्शन कर देता हूँ, भारत जल्दी ही अफगानिस्तान की सरकार को मान्यता दे सकता है। उसमें अचंभित मत होइएगा। भारत उस स्तर तक अपने संबंधों को अफगानिस्तान के साथ बेहतर करना चाह रहा है, क्योंकि भैया हमें अफगानिस्तान से मतलब है, हम अफगानिस्तान के लोगों से संबंध रखने हैं। उन्होंने अपना नेतृत्व जिसे भी दिया है, हमें उसके साथ डील करनी ही पड़ेगी। जैसे बांग्लादेश में शेख हसीना हो, खालिदा जिया हो, कोई भी हो, हमें उससे बात करनी ही पड़ेगी। ऐसे ही तालिबानियों से बात करनी ही पड़ेगी, मजबूरी है, हम छोड़ नहीं सकते। भाई तालिबानी है तो हम अफगानिस्तान से बात ना करें। भारत करेगा और जो भी उनके डेवलपमेंट में असिस्टेंस चाहिए, पॉजिटिव डेवलपमेंट में भारत देगा। अब कुनार नदी पे अगर उन्हें बांध बनाना है तो भैया भारत के पास एक्सपर्टीज है, भारत में दुनिया भर के बात है, भारत बनाएगा, क्यों ना बनाए। दोस्त है, साथ देंगे। जी बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच शिवम फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्ट न्यूज़ मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हमारे सोशल मीडिया हैंडल ऑल्ट न्यूज़ मीडिया एक्स एंड गायत्री टीएम इस वक्त एक्टिव है। उस पर सभी ब्रेकिंग न्यूज, छोटी से बड़ी, इंपॉर्टेंट से बॉलीवुड, सारी के सारी आपको मिलेंगी। ऑलरेडी राजस्थान की मिस यूनिवर्स बन चुकी है, कॉम्पिटिशन जीत चुकी है। स्मृति ईरानी के शो पे बिल गेट्स हारे हैं, बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। तो ये सारी की सारी आपको हमारे टेलीग्राम, इंस्टा और ट्विटर हैंडल पे अलग अलग जगह मिलेंगी। शिवम का चैनल है शिवम चौधरी ऑफिशियल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब हिज चैनल ऑल्सो, ही इज डूइंग अ फैंटास्टिक वर्क देयर। बहुत जल्दी जल्दी उनके चैनल को 1 लाख तक पहुंचाना है, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद।